ममता का कसूर ये था कि वह दूसरी जाति के युवक सोमवीर से प्यार कर बैठी। इतना ही नहीं, उसने सोमवीर से कोर्ट में शादी भी कर ली। ये बात ममता के घर वालों को इतनी नागवार लगी कि उन्होंने ऐसा खूनी खेल खेला जिसमें एक पुलिस अधिकारी की भी जान चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। ममता का कसूर ये था कि वह दूसरी जाति के युवक सोमवीर से प्यार कर बैठी। इतना ही नहीं, उसने सोमवीर से कोर्ट में शादी भी कर ली। ये बात ममता के घर वालों को इतनी नागवार लगी कि उन्होंने ऐसा खूनी खेल खेला जिसमें एक पुलिस अधिकारी की भी जान चली गई। इंटरमीडिएट करने के बाद सोमवीर ने आगे की पढ़ाई का इरादा त्याग दिया था। अब वह कोई काम धंधा करना चाहता था। रोहतक के पास स्थित सोमवीर के गांव सिंहपुरा में कई ऐसे युवक थे जो ऊंची डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटकने के बाद भी बेरोजगार थे। इसी के मद्देनजर सोमवीर ने पहले ही सोच लिया था कि वह नौकरी के चक्कर में न पड़कर अपना खुद का कोई काम शुरू करेगा जिसमें सीधा कमाई का जरिया बन जाए। सोच विचार कर उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने का फैसला किया। इस काम में न तो ज्यादा मेहनत शिकत की जरूरत थी और न ही ज्यादा भागदौड़ की। हाँ, एक आदत पूंजी की जरूरत जरूर थी जो उसने अपने पिता जयराज की मदद से थोड़े ही दिनों में एकत्र कर ली थी। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के लिए पास के गांव गद्दीखेड़ा को चुना। सोमवीर ने गद्दीखेड़ा के जाट रामकेश के मकान में किराए का कमरा लेकर अपना ऑफिस खोल लिया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला तो वह उसी मकान में एक दूसरा कमरा लेकर रात में भी वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों में वह मकान मालिक रामकेश के पूरे परिवार के साथ काफी घुल मिल गया। रामकेश के परिवार में पत्नी सरिता के अलावा 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी ममता थी। ममता जब 2.5 साल की थी तभी उसे रोहतक की श्याम कॉलोनी में रहने वाली उसकी बुआ कृष्णा ने गोद ले लिया था। वह रोहतक में 12वीं में पढ़ रही थी। पिछले साल ममता रोहतक से अपने जैविक माता पिता के घर गद्दीखेड़ा गई थी। ममता 17 साल की जवान हो चुकी थी। मां सरिता ने बेटी को देखा तो देखती रह गई। ममता ने आगे बढ़कर मां के पैर छुए तो सरिता निहाल हो गई। ममता अपनी दोनों छोटी बहनों से गले मिली, कुशलक्षेम पूछा। ममता के आने से पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो गया। सरिता ने फोन करके अपनी नंद कृष्णा से कह दिया कि ममता कुछ दिनों यहाँ रहने के बाद रोहतक लौटेगी, इसलिए वह उसे जल्दी बुलाने के लिए फोन न करे। एक दिन ममता का सामना सोमवीर से हुआ तो वह उसे अपलक देखता रह गया। गोरी चिट्टी बला की खूबसूरत ममता किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दरअसल सोमवीर को यह मालूम नहीं था कि रामकेश अंकल की एक और बड़ी लड़की भी है जिसे बचपन में ही उसके फूफा ने गोद ले लिया था। ममता ने उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखा और पल भर के लिए उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा कर घर के अंदर चली गई। ममता और सोमवीर की यह पहली मुलाकात थी जो कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गई थी। इसके कुछ दिनों बाद जब सोमवीर को ममता से बात करने का मौका मिला तो वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। ममता को न जाने क्यों उसकी बातें अच्छी लगी। इसे उम्र का तकाजा कह सकते हैं और पहली नजर का प्यार भी, जिसमें आकर्षण की भूमिका बड़ी होती है। बहरहाल इसी के चलते सोमवीर और ममता ने भी प्यार का इजहार भी किया। प्यार जैसे जैसे दिन गुजरते गए सोमवीर और ममता एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। शुरू में तो सरिता और रामकेश ने ममता और सोमवीर के मिलने जुलने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वे हद से आगे बढ़ने लगे तो उनका माथा ठनका। सरिता ने ममता को समझाया कि सोमवीर अनुसूचित जाति का लड़का है, इसलिए उससे ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। ममता ने मां की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल दी। इसके बाद सरिता बेटी पर नजरें रखने लगी। हालांकि ममता और सोमवीर रामकेश और सरिता की नजरों से बचकर मिलते थे, पर उनकी अनुभवी आंखों को धोखा देना आसान नहीं था। कई बार किसी न किसी ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और इसकी खबर रामकेश तक पहुंचा दी। पानी सिर से ऊपर जाते देख रामकेश ने सोमवीर को ममता से दूर रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसे छोटी जाति का हवाला देकर खतरनाक परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। रामकेश की धमकी से परेशान सोमवीर ने ममता से कहा कि दोनों के परिवार वाले उन्हें किसी भी हाल में मिलने नहीं देंगे, इसलिए जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया तो उनका एक होना मुश्किल हो जाएगा।
सोमवीर की बातें सुनकर ममता उससे विश्वास दिलाते हुए बोली कि वह उसके बिना नहीं जी सकती। इसके बाद दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कस्में खाईं। सोमवीर जानता था कि ममता के घर वाले एक तो जाट हैं और दूसरे रसूख वाले दबंग भी। इसल छोटी ये उसने कानून का सहारा लेकर कोर्ट में शादी करने की योजना बनाई। 24 अगस्त 2017 को ममता मौका पाकर घर से निकली और सोमवीर के पास पहुंच गई। सोमवीर उसे साथ लेकर चंडीगढ़ पहुंचा। वहां दोनों ने पहले आर्य समाज मंदिर में और फिर कोर्ट में शादी कर ली। ममता के गायब होने की बात जब उसकी मां सरिता को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता और रामकेश ने यह बात रमेश को बताई तो उन्हें ममता की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मां कृष्णा भी ममता की इस हरकत से सन्न रह गई। वे लोग रामकेश के घर आ गए। सोमवीर के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट सब ने विचार विमर्श करके रोहतक के थाना आर्यनगर में ममता के नाबालिग होने और सोमवीर व उसके पिता जयराज के खिलाफ अपनी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। गांवों और ग्रामीण समाज में ऐसी बातें देर बेर किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती हैं। जिसने भी इस बारे में सुना वह इस बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगा। जितने मुंह उतनी ही बातें होने लगी। मामला केवल प्रेम विवाह का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि जाट बिरादरी की एक लड़की ने अपने से छोटी जाति के लड़के के साथ शादी रचा ली है। रामकेश और रमेश के परिवार की बिरादरी में थू-थू होने लगी। इस सब से गुस्साए रमेश ने ममता की हत्या करने का फैसला कर लिया। रमेश के इस फैसले से ममता को जन्म देने वाली मां सरिता और पिता रामकेश भी सहमत थे। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट में ममता का स्कूल सर्टिफिकेट देकर बताया कि ममता अभी नाबालिग है, 17 साल की, इसलिए कोर्ट उसकी शादी को रद्द घोषित करे। जब कोर्ट ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला ममता की उम्र सचमुच 17 साल ही है। हकीकत जानने के बाद कोर्ट ने सोमवीर और ममता को कोर्ट में पेश होने का सम्मन जारी कर दिया। ये बात जनवरी 2018 की है। जब दोनों कोर्ट में पेश हुए तो पता चला कि सोमवीर ने फर्जी तरीके से ममता की उम्र 18 साल बताकर उससे शादी की थी। कोर्ट को धोखे में रखने के जुर्म में सोमवीर और उसके पिता को जेल और ममता को बालिग होने तक नारी निकेतन भेज दिया गया। ममता के बालिग होने में अभी 17 महीने बाकी थे। ममता के बालिग हो जाने के बाद 8 अगस्त 2018 को रोहतक कोर्ट में पेश किया जाना था। उधर करनाल स्थित नारी निकेतन में रह रही ममता की खुशी देखते ही बन रही थी। लोगों ने ममता को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वह सबसे कह रही थी, आज मैं अपने घर चली जाऊंगी। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और लेडी हेड कांस्टेबल सुशीला ममता को नारी निकेतन से लेकर रोहतक कोर्ट पहुंचे। चूंकि ममता का पति सोमवीर और ससुर जेल में थे, इसलिए सोमवीर की मां सरोज तथा छोटा भाई देवेंद्र कोर्ट पहुंचे थे। सरोज और देवेंद्र काफी डरे हुए थे, जिसकी वजह ममता के पिता की ओर से समय समय पर दी गई जान से मार देने की धमकियां थी। यहां तक कि ममता ने ये कहकर कई बार अपने दत्तक पिता रमेश से माफ कर देने की गुहार भी लगाई थी कि वह अपनी इस नई जिंदगी से काफी खुश है। लेकिन ममता द्वारा अपने से छोटी जाति के युवक से शादी कर लेने से बुरी तरह आहत रमेश का एक ही रटारटाया जवाब था, ममता को मरना होगा, क्योंकि उसने सोमवीर से शादी करके हमें समाज और बिरादरी के आगे हमेशा के लिए नीचे झुका दिया है। ममता को जन्म देने वाली मां सरिता और पिता रामकेश भी उसकी जान बख्शने को तैयार नहीं थे। रमेश तथा रामकेश भी कोर्ट में मौजूद थे। 2:30 बजे कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के बाद ममता अपनी सास सरोज, देवर देवेंद्र के साथ लघु सचिवालय के गेट नंबर -2 से बाहर निकल रही थी। साथ में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और लेडी हेड कांस्टेबल सुशीला भी थे। पांचों लोगों ने सड़क के पार पहुंचकर एक दुकान पर जूस पिया। वहां से निकलकर वे ऑटो पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से आए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने ममता को 3 गोलियां मारी। एसआई नरेंद्र ने हमलावरों को मारने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा कर पाते इससे पहले ही हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वह सड़क पर ही ढेर हो गए। हेड कांस्टेबल सुशीला ने सरोज को बदमाशों की गोलियों से बचाने के लिए नीचे गिरा दिया था। देवेंद्र सड़क से पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका तो गोलियां उसके सिर के ऊपर से गुजर गईं। हमलावर उन पर और भी गोलियां चलाना चाहते थे, लेकिन गोलियां खत्म होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। योजना बनाकर किया हमला। हमलावरों के भाग जाने के बाद हेड कांस्टेबल सुशीला जैसे तैसे घायल ममता और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र को उठाकर पीजीआई रोहतक ले गई, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हमलावरों को पकड़ने के लिए रोहतक में सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर तलाशी अभियान चला, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। 8 अगस्त को लेडी हेड कांस्टेबल सुनीता के बयान पर ममता और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र की संदिग्ध हत्यारों के विरुद्ध भादंवी की धारा 333, 353, 196, 307, 302,
34 और 120 बी के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। इस केस की जांच आर्यनगर की थाना प्रभारी सुनीता को सौंपी गई। रोहतक के एसपी जशनदीप सिंह ने डीएसपी रमेश कुमार को निर्देश दिया कि इस केस से संबंधित सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। थाना प्रभारी सुनीता ने हमलावरों की तलाश में ममता के पिता रामकेश के गांव गद्दीखेड़ा में दबिश दी। वहां वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल तो मिल गई, पर वहां से कातिल फरार हो चुके थे। रामकेश और सरिता से पूछताछ करने के बाद दोनों को 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन ममता के दत्तक पिता को भी पुलिस उनके घर से गिरफ्तार कर थाना आर्यनगर ले आए। चारों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद ममता हत्याकांड के पीछे यह बात निकलकर सामने आई कि उसकी हत्या कराने में मुख्य हाथ उसके दत्तक पिता रमेश का हाथ था। उसकी हत्या 7 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका ममता के मौसेरे भाई मोहित उर्फ मंगलू ने निभाई थी। मंगलू ने उत्तर प्रदेश के 2 पेशेवर शार्पा शूटरों को ममता की हत्या की सुपारी दी थी। दोनों शूटर हत्या के एक दिन पहले गद्दीखेड़ी गांव आ गए थे। मोहित ने अगले दिन उनके लिए एक बाइक मुहैया करवाई और खुद शूटर्स की कार में बैठा रहा। घटना वाले दिन जब ममता अपनी सास के साथ सड़क पर चल रही थी तो उससे कुछ ही दूरी पर खड़े उसके दत्तक पिता ने हत्यारों को ममता की ओर इशारा करके उसे गोली मारने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने पहले तो ममता पर गोली चलाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब इंस्पेक्टर नरेंद्र को रिवॉल्वर निकालते देखा तो उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद सभी गद्दीखेड़ा गांव पहुंचे। वहां खाना खाने के बाद वे अपनी कार से फरार हो गए। पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया कि ममता के मौसेरे भाई मोहित का मोबाइल फोन गद्दीखेड़ा गांव पहुंचने तक ऑन था। वहां पहुंचते ही उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। घटना वाले दिन उसकी आखिरी लोकेशन गद्दीखेड़ा गांव में ही थी। उधर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की निगरानी में ममता की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी लाश को मुखाग्नि उसके ताऊ के लड़के नान्हा ने दी। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र की लाश को उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया। उस समय कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। शहीद सब इंस्पेक्टर नरेंद्र के परिवार वालों को सरकार की ओर से 60 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। चूंकि नरेंद्र अनुसूचित जाति के थे, इसलिए इस दोहरे हत्याकांड में अब SC/ST एक्ट जोड़कर आगे की जांच रोहतक के डीएसपी रमेश कुमार करेंगे। ममता का पति सोमवीर और ससुर जयराज अभी भी सुनारिया जेल में बंद हैं। उन्हें अपने घर वालों की हत्या किए जाने की आशंका है। इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की जोर शोर से तलाश जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।